अमेरिका ने ईरान के वारशिप को टारपीडो से उड़ा दिया और इसके बाद में अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके बेटे, वो सामने आए और उन्होंने कैमरे पर सामने आकर के शपथ ली है, कबूल किया है और वादा किया है। एक तरीके से अमेरिका ने जो कुछ किया है, अब यह दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो रही है। और अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला को लेकर के, तेल को लेकर के भी ऐलान किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कल जो ये तस्वीर निकल करके सामने आई और इस तस्वीर पर हमने बात की कि किस तरीके से उन्होंने वारशिप को डुबोया, और ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पहली बार ऐसा हुआ अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए। 44 साल के बाद में ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया में किसी वारशिप को डुबोया गया है। ये पूरी दुनिया में 44 साल के बाद पहली बार हो रहा है और अमेरिका के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। लेकिन अब ये आप तस्वीर देखिए, अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके बेटे मुज्तबा अली खामेनेई, वो सामने आए हैं और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पहले पढ़ करके सुनाता हूं और उसके बाद में आप उनके बयान को सुनना उनकी भाषा में। अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे ने कहा है कि अल्लाह के नाम पर ईरान के बहादुर लोगों को सलाम है, जो मुश्किल समय में भी मजबूती से डटे रहते हैं। जब हम यह लीडरशिप संभाल रहे हैं तो हम अपने शहीदों के रास्ते पर चलने, सम्मान, आज़ादी और इज्जत के लिए काम करने का वादा करते हैं। यानी अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे वो अब पूरी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी पर सवार होने जा रहे हैं और ये उन्होंने कहा है। और पीछे वही सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है जैसे खुमैनी की और खुमैनाई की, दोनों की तस्वीर जो दिखाई दे रही है। जब अयातुल्ला अली खामेनी बैठते थे तो उनके पीछे एक ही तस्वीर होती थी, उनके पिता की तस्वीर, खुमैनी की तस्वीर। लेकिन इन दोनों की तस्वीर, अपने दादा और अपने पिता की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे, उनको जरा आप सुनिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, क्या उसको भी अब अमेरिका ने इस जंग में घसीट लिया है और भारत अब क्या करेगा? बड़ा सवाल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را دفع کنیم. پایدار بمانید، زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز شکسته نخواهد شد. सबसे बड़ी बात यह है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे वो अब ईरान के सुप्रीम लीडर बनने जा रहे हैं। यानी एक तरीके से आप ये कहिए कि वो जोश, वो जज्बा जो एक पिता की शहादत के बाद में एक बेटे के अंदर होता है, वो कहीं ज़्यादा होता है किसी दूसरे नेता से या किसी दूसरे सैनिक से, आप ये कहिए। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान के वॉरशिप को जिस तरीके से अमेरिका ने कल उड़ाया टॉर्पीडो की सहायता से, ऐसे में 1600 किलोमीटर दूर चल करके अमेरिका आया। 1600 किलोमीटर दूर, ये जहां पर कल श्रीलंका के तट से 75 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर हिंद महासागर में इस वॉरशिप को डुबोया गया, यहां पर आने के लिए अमेरिका को 1600 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। सवाल यह भी है कि जब हिंद महासागर में आप इस तरीके से आकर के किसी वॉरशिप को डुबो रहे थे तो क्या भारत को आपने इसकी जानकारी दी? क्या भारत को खुद से इसकी जानकारी थी? क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई टारपीडो आता है तो जाहिर सी बात है भारत, उसकी एक सर्विलांस है समुद्र के अंदर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी। और आप ये कहिए कि जब हिंद महासागर की बात होती है तो भारत की बात होगी ही होगी, क्योंकि भारत हिंद महासागर का एक तरीके से रक्षक है। तो यानी हिंद महासागर में अगर कोई गतिविधि होती है तो भारत को इसकी जानकारी होनी चाहिए, भारत को जानकारी में लेना चाहिए। लेकिन क्या अमेरिका ने ऐसा किया? और बड़ी बात यह है कि ये वॉरशिप अभी पिछले महीने यानी फरवरी में ही, ये तस्वीर देखिए आप, भारत की राष्ट्रपति
वो नजर आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू, और उनको जो जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है इस वॉरशिप के बारे में, और ये सैनिक सड़कों पर परेड करते हुए नजर आए, हमने उनको तिलक लगाया, हमने उनके साथ में मेहमान नवाजी की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई कि हमारे और ईरान के रिश्ते कैसे हैं। और ये कुछ बहुत ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, ये महज 17 फरवरी की बात है, यानी 10 दिन 15 दिन पुरानी बात है। और अब ये वॉरशिप वापस लौट रहा था, और इस वॉरशिप पर अमेरिका ने हमला कर दिया। इस वॉरशिप में करीब करीब 90 से ज़्यादा लोगों की, जो सैनिकों की शहादत हो गई है। 180 सैनिक इसमें मौजूद थे। करीब 32 सैनिकों को ही श्रीलंका की नेवी बचा पाई है, बाकी सब अभी लापता है, यानी मान करके चलिए कि जो कैजुअलिटी की संख्या है वो और बढ़ेगी। तो क्या भारत कम से कम इस पर खेद प्रकट करेगा? क्या भारत की तरफ से इसकी निंदा की जाएगी? क्या भारत इसको लेकर के अमेरिका से जवाब पूछेगा? बहुत सारे सवाल हैं। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत मेहमान को भगवान मानता है। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, ये भारत की संस्कृति है, भारत की पहचान है, और भारत पूरी दुनिया को ये सिखाता है। लेकिन क्या आज भारत इस मुश्किल वक्त में नरेंद्र मोदी के राज में अपनी अतिथि देवो भव, यानी अतिथि वो भगवान के समान है, उस परंपरा को निभा पाएगा, उसका निर्वहन कर पाएगा, उस परंपरा के साथ खड़ा रहेगा, या फिर वही होगा चुप्पी चुप्पी चुप्पी, सिर्फ चुप्पी देखने को मिलेगी? बड़ा सवाल यह है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कहीं पर अगर कोई मेहमान आता है और उस मेहमान के साथ में अगर रास्ते के अंदर अगर कोई हादसा हो जाए, तो सोचिए ये कहीं ना कहीं धब्बा दाग वो आपके माथे पर भी लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मेहमान आपके घर पर आया और वो रात में जाने की जिद करने लगता है, या रात में जाता है, आपने उसको रोका नहीं और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, धब्बा आप पर भी लगता है। या मान लीजिए कि वो सुबह गया, तब भी उसकी मौत की जितनी बार भी चर्चा होगी, यही कहा जाएगा कि वो फलां जगह पर गया था और फलां जगह से आ रहा था और एक्सीडेंट हो गया, यानी फलां जगह का नाम हमेशा घसीटा जाएगा। भारत का नाम इसमें हमेशा घसीटा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये क्या वाकई वर्ल्ड वार 3 की तरफ चीजें जा रही हैं? क्योंकि अमेरिका 3 बड़ी गलती कर चुका है। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती 28 फरवरी को अयतुल्ला अली खामेनेई, उनकी शहादत, अयतुल्ला अली खामेनेई उनको मारना, अयतुल्ला अली खामेनेई के परिसर पर सीधे जाकर के बम गिराना, अयतुल्ला अली खामेनेई उनके परिवार को तबाह कर देना, उनके परिवार को उजाड़ देना, ये पहली सबसे बड़ी गलती। क्योंकि इस तरीके से अगर आप सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं तो आप बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दे रहे हैं। अब वो घटना हुई, सबसे पहले सबसे बड़ी घटना हुई, और एक तरीके से आप ये कहिए कि रिलीजियस तौर पर वो बहुत बड़ी घटना है, न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के सिया मुसलमानों के लिए, और न केवल सिया मुसलमानों के लिए बल्कि सिया सुन्नी हर मुस्लिम शख्स के लिए, क्योंकि रमजान के अंदर आपने ये किया। दूसरी बड़ी घटना आपने मिनाब में 178 स्कूली लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। ये दूसरा कलंक था जो अमेरिका के माथे पर लगा। और कल जब युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ वो सामने आए तो उन्होंने कहा भी, उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी संख्या में तकरीबन 200 के करीब आपने मासूम बच्चियों को मार दिया। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, हम इसकी जांच करवा रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि कहां पर आपको अटैक करना था, कहां पर आपने अटैक किया है। जब आप 1600 किलोमीटर दूर चल करके आते हैं और एक वॉरशिप को तबाह कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास में टेक्नोलॉजी है और आप मार रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन आपने लड़कियों को मार दिया। और तीसरी बड़ी गलती ये वॉरशिप को डुबोना, तीसरी बड़ी गलती ये वॉरशिप को उड़ा देना। देखिए, ईरान के बारे में बहुत शुरुआत से हम 2 बातें कह रहे हैं कि ईरान की 2 बड़ी ताकतें हैं, और पहली ताकत है अयतुल्ला अली खामेनेई। और अयतुल्ला अली खामेनेई उस ताकत को आपने खत्म करने का काम किया, लेकिन वो ताकत खत्म होने की बजाय दुगनी हो गई, लोगों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर अयतुल्ला अली खामेनेई वो बीमार होकर के मरते, या अयतुल्ला अली खामेनेई उनको कोई गोली लगती, जहर फैल जाता, अस्पतालों में चक्कर कटवाए जाते, और तब जाकर के उनका 20 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में देहांत होता,
शायद वो इतने बड़े नहीं बन पाते जितने बड़े आपने उनको मार दिया। और अब मुसलमान इसको करबला से जोड़ करके देख रहे हैं। वो जो एक आपने सेंटिमेंट पैदा कर दिए, रोप दिए, उसको आप कभी उखाड़ नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जब वहां की दूसरी सबसे बड़ी ताकत IRGC यानी वहां की फौज, और फौज को आपने जाकर के ललकारा है अब सीधे तौर पर। अब आपने फौज पर हमला किया है। ये सैनिक मोर्चे पर नहीं थे। कोई सैनिक अगर अपने घर आया हुआ है, छुट्टी पर है, निहत्था है, या फिर वो सैनिक तैयार नहीं है, धोखे से आप उसको मार रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये धोखा है। अगर कोई सैनिक ड्यूटी पर है, छाती तान करके आपके सामने खड़ा है, आप मारिए, वो शहादत है। लेकिन आपने धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपा है। और ये पीठ में छुरा अब IRGC को तय करना है, ईरान की फौज को तय करना है कि वो इसका किस तरीके से जवाब देगी। यानी आप लगातार हर वो काम कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं ईरान के अंदर और ज्यादा स्पार्क पैदा हो, ईरान वो शांत बैठने की बजाय वो और ज्यादा उग्र हो। आप हर वो काम कर रहे हैं। आपने खामेनेई को मार करके एक तरीके से उनकी भावनाओं को भड़का दिया, अपने बच्चों को मार करके दुनिया को बता दिया कि आप कितने क्रूर हैं। और अब आपने एक शांति के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए आए हुए वारशिप को आपने उड़ा करके, और वो भी इंटरनेशनल वाटर के अंदर, आपके टेरिटरी के अंदर नहीं था वो, वहां उस वारशिप से आपके ऊपर हमले नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं था, वो वारशिप वापस लौट रहा था। और आपने उस वारशिप पर हमला करके एक तरीके से ये बता दिया कि भैया आप इस वक्त में बदला और बदला लेना चाहते हैं। यानी अब इस जंग का कोई बातचीत का रास्ता कहीं कोई दिखाई भी देता था तो खामेनेई, और उसके बाद में अब ये दोनों तरीके से रास्ता बंद हो चुका है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि फिर अब ईरान की मिसाइलें और बरसेंगी, अरब देशों के ऊपर बरसेंगी, अमेरिका के बेस पर बरसेगी, इजराइल पर बरसेगी, और हो सकता है कि अमेरिका के युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन, उस पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें बरसे। और अगर आप सोचिए कि ईरान ने ठान लिया कि अब हम USS अब्राहम लिंकन उसको डुबो करके मानेंगे, तो फिर क्या होगा? और कल जो ये वॉरशिप डुबोया गया है, मुझे लगता है कि इसको दो नजरियों से देखने की जरूरत है। आप याद करिए, मैंने आपको बताया था आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद में कि आयतुल्लाह अली खामेनेई उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई थी। आयतुल्लाह अली खामेनेई उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये जो USS अब्राहम लिंकन जहाज जो हमारे सामने ला करके खड़ा किया गया है, जिसके जरिए हमें डराने की कोशिश की जा रही है, इसको समुद्र के अंदर समाधि दिलवा देना। ये आयतुल्लाह अली खामेनेई उनकी आखिरी विल थी। और हो सकता है कि ईरान कोई ऐसी तैयारी कर रहा हो और अमेरिका ने ईरान को एक मैसेज देने के लिए कि अब्राहम लिंकन की तरफ चलना भी मत, अब्राहम लिंकन की तरफ अगर चलोगे तो मार दिया जाएगा, हम तुम्हारे वारशिप को उड़ा रहे हैं। तो क्या ये इसलिए अमेरिका ने किया है? और बड़ी बात यह है कि अगर अब ये हो चुका है तो उसके बाद में क्या आयतुल्लाह अली खामेनेई की जो विल थी, उनकी आखिरी इच्छा थी, क्या अब वही विल जो है वो ईरान की फौज की भी बन जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। स्टेट ऑफ होर्मुज पर पहले ही ईरान कह चुका है कि जो यहां आएगा उसको भून दिया जाएगा, जो यहां आएगा उसको जला करके राख कर देंगे। और स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के ईरान का जो दबदबा था, उसके बाद में अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम इंश्योरेंस देंगे। तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को कहा कि भैया जो पैसा है या जो मुआवजा है वो हम देंगे, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसे में इस वक्त में ना तो इंश्योरेंस करेगी, और अगर इंश्योरेंस किया हुआ है, पहले का पॉलिसी चल रही है, तो ऐसे में युद्ध के समय पर कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं होती है कि जिसके अंदर ये बाध्य हो कि आप पैसा यानी मुआवजा देंगे ही देंगे। डेथ होती है, नॉर्मल डेथ होती है, तो उसमें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, लेकिन अगर आप युद्ध में मर रहे हैं तो फिर पैसा नहीं मिलता है। ये सीधा सा रूल है। और इसीलिए अमेरिका को सामने आना पड़ा। और आज ट्रंप जो बाबू जो है वो एक और ट्वीट कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला से हमने तेल की शुरुआत कर दी है। ये ट्रंप का ट्वीट आप देखिए, ट्रंप ने ट्वीट किया कुछ देर पहले, और ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति हमने शुरू कर दी है। डेल्सी रोड्रिगेज
जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तेल बहना शुरू हो गया है और दोनों देशों के बीच प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन देखना बहुत अच्छी बात है। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब इस बात को क्यों कहा गया? इस बात को इसलिए कहा गया क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा फैल जाए। पूरी दुनिया वो इस वक्त में अमेरिका के खिलाफ उबली हुई है, लेकिन बस यही है कि वो इस वक्त में जिस रूप में है कोई उसे कुछ कहना नहीं चाहता है, कोई फालतू की दुश्मनी अपने साथ में और अमेरिका की लेना नहीं चाहता, इसीलिए कोई उसे कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन अंदर खाने पूरी दुनिया इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को देख रही है और एक तरीके से मैं अगर ये कहूं कि कोस रही है तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे में अब तेल की भी मार पड़ेगी, यानी पॉकेट भी ढीली होगी, यानी सरकारों का खर्चा वो बढ़ेगा, तेल कंपनियों का घाटा वो बढ़ेगा और मुनाफा कम होगा। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है जो गुस्सा है वो और बढ़ेगा। और ऐसे में ये एक ऑप्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला से आप तेल ले लीजिए। लेकिन दो बातें हैं यहां पर, वेनेजुएला से तेल लेना या फिर जो अरब मुल्कों से तेल ले रहे थे उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वहां का जो तेल आता था उसको हमारे यहाँ की रिफाइनरी रिफाइन कर पाती थी, यानी हमारे यहाँ पर जो मशीन लगी हुई थी उसको कर पा रही थी। जो वहां से तेल आएगा उस तेल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी रातों रात नहीं लग सकती है। रातों रात वो टेक्नोलॉजी, रातों रात वो मशीनें, रातों रात वो मैकेनिज्म खड़ा करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इसलिए भारत का भी जो है आप देखिए कि अब आने वाले वक्त में किस तरीके की स्थिति यहां पर होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए। भारत रूस से तेल लेता था और वो रूस से तेल लेना भारत को सस्ता पड़ता था। या तो मुंबई के रास्ते तेल आ जाता था और उसमें एक रास्ता यही था कि जहां पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के जरिए तेल आता था और दूसरा एक और रास्ता है जहां पर मेडिटेरियन सी के जरिए तेल आता है। और अभी एक और रास्ता है जिसके जरिए तेल आएगा और उससे उड़ीसा से, चेन्नई से होते हुए तेल जो है वो पहुंचेगा भारत में और ये जापान के रास्ते से होते हुए तेल आएगा। लेकिन आपने यहां पर भी एक तरीके से बंदी से लगा करके रखी हुई है रूस को लेकर के। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब वार चल रही है तो शायद अमेरिका भारत को रोकेगा नहीं। लेकिन सवाल तो यह है कि नरेंद्र मोदी क्या वो इसको लेकर के जो कुछ हुआ है कल बीती सुबह सुबह, क्योंकि अभी जो पुष्ट खबरें आ रही है, कल तक तो अपुष्ट खबरें थी। कल ये कहा जा रहा था कि सुबह 6 से 7 बजे हमला हुआ है, लेकिन अब एग्जैक्ट खबर ये है कि कल सुबह 5:18 पर मैसेज गया है श्रीलंकन नेवी को, सुबह 5:18 पर। और उसके बाद में श्रीलंका की नेवी, उसके भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो भी इस बात की कल्पना नहीं कर रहे थे कि अमेरिका ऐसा भी कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अब भारत का विपक्ष वो भी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया, भारत के अतिथि IRIS डेना एक ईरानी नौसैनिक जहाज को भारत के सामरिक आंगन में अमेरिका द्वारा टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया, जबकि वह भारत द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से घर लौट रहा था। बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे श्रीलंका का दावा है कि इसमें करीब 80 नाविक मारे गए हैं, जबकि लगभग 100 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए या लापता है। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी नैतिक साहस दिखा करके इसकी आलोचना करेंगे, ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और श्रीलंका को बचाव तथा राहत प्रयासों में सहयोग करेंगे, या इसके लिए भी वॉशिंगटन और तेल अवीव से अनुमति की जरूरत है? देखिए, नरेंद्र मोदी वो इस वक्त में सवालों के कटघरे में है और दुनिया देख रही है कि भारत जिसके पास में एक बड़ा मौका है और उस बड़े मौके को कैसे गंवाया जा रहा है। विश्व गुरु बनने का समय वो कब होता है? ऐसे मौके बहुत कम आते हैं और मुश्किल वक्त में ही आप तय कर पाते हैं, मुश्किल वक्त में ही आप अपनी काबिलियत दिखा पाते हैं। और जब मुश्किल वक्त में आप चुप्पी साध लें तो सवाल आप पर भी खड़े होंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि साहब ईरान क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो तो सबके सामने आ ही चुका है। लेकिन अब ईरान का पलटवार और ईरान का जवाब वो क्या होगा, इस बात का इंतजार है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है,
तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।